चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी। देखो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था अपन ने उसमें आयनिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने बात की थी। नॉर्मली मैंने क्या कहा था कि पूरे चैप्टर का जो बेसिक होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है और पीएच के बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये सब बातें मैंने कहा था बेसिकली आइडिया होना चाहिए ताकि पता चले आगे चैप्टर में कहां कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, तो मैंने कहा था सीक्वेंस ही हम पढ़ेंगे ताकि आगे आपको रटना नहीं पड़े, ना ही कंफ्यूजन हो कि क्या हो गया कैसे हो गया। तो उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेटा एसिड बेस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा एसिड क्या बेस कर ही नहीं पाओगे। और एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जैसे हमने कहा था हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या एसिड बेस और वाटर की नेचर को डिफाइन किया था कि ऐसा हो तो एसिड होगा, ऐसा हो तो बेस होगा, ऐसा हो तो वाटर होगा। क्लियर? उसमें दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, एक तो आरएनएस कॉन्सेप्ट, एक हमने कहा था ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है बेटा, तीसरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 3, लुईस कॉन्सेप्ट। ओके, क्या कहा? लुईस कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बेटा, निकनेम होता है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट, यानी लुईस अवधारणा या इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा। पहली बात तो नाम से पता चल रहा है लुईस कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है ये तो लुईस भी बोल देते हैं, लेविस भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट है, एक बात तो श्योर है, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रोल होगा। क्या कहा बेटा? इलेक्ट्रॉन का रोल होगा। जैसे पीछे अभी तक जो दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, आरएनएस और ब्रोंस्टेड वाला, उसमें हमने क्या कहा, H+ और OH- आयन डोनेट करना, गेन करना, ये सब डिस्कस किया है। यानी अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे दो कॉन्सेप्ट, वहां तो आयंस का रोल था, यहां पर किसका रोल होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का रोल होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या गेन करना। क्लियर? बस मैंने कहा था मेन कॉन्सेप्ट वही है, कंक्लूजन वही है, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाइड करके एक्सप्लेन कर दिया बेटा। क्लियर? ठीक है, तो लुईस ने क्या किया, इस चीज को इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया। कैसे किया? और जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होती है बेटा, वो तो सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट उनमें यूज होता है। आप बार बार देखते हो लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस स्ट्रक्चर, ये सभी क्या होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो पूरी लुईस कॉन्सेप्ट से ही भरी पड़ी बेटा, उसमें बार बार ये काम में आता ही आता है। अपने फिजिकल में क्या होता है, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट काम आता है। बच्चा कहेगा सर आरएनएस कॉन्सेप्ट कहां काम आता है? वो तो बेसिकली एसिड और बेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको पहचानने में हेल्प करता है बेटा। क्लियर? तो बात करते हैं बच्चों लुईस कॉन्सेप्ट की। ओके, लुईस कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया कि एसिड क्या होगा या कैसे होगा, बेस क्या होगा कैसे होगा, वाटर कैसे होगा। ओके, चलो बेटा इसमें भी बात करते हैं। सबसे पहले एसिड के बारे में, तो मैंने क्या कहा, इन्होंने एसिड बेस और वाटर की नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया, इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज किया बेटा। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा, एसिड वो स्पीशीज होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करे। आपको याद है तो मैंने कहा था मेन कॉन्सेप्ट वही होता है, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाइड कर दिया। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो जैसे आरएनएस ने क्या कहा था, एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करके, तो फिर ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, H+ डोनेट करके या फिर OH- आयन गेन करके, दोनों चीज बोल दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि आरएनएस ने कहा है कि एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, H+ मतलब प्रोटॉन की बात कर रहा है, यानी प्रोटॉन डोनेट करके, इसका मतलब कोई कंपाउंड या क्या होगा जिसको एसिड बोल रहे हैं वो अगर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब बदले में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, काम खत्म। इसी बात को इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया अपोजिट बोल के। क्लियर बेटा? ठीक है, तो अपने क्या कहा, एसिड कौन होते हैं, द स्पीशीज, क्या कह सकते हैं, द स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज, द स्पीशीज which is represent electron pair accepting tendency। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, काम खत्म। यानी वो स्पीशीज जो क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करनी है, यानी वो स्पीशीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाती है, उनको अपन क्या कहते हैं, अम्ल कहेंगे या फिर लुईस अम्ल बोलेंगे बेटा। ओके, चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, एसिड के लिए अपन ने क्या कहा, वो स्पीशीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है, उसको क्या कहते हैं,
एसिड या लुईस एसिड बोलेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो लुईस एसिड में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, इसके मैं डायरेक्टली आपको 60-70 एग्जांपल लिखाऊं तो आप रटोगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं रटना तो है ही नहीं बच्चों। बात समझ में आई क्या? फील द केमिस्ट्री, लर्न द केमिस्ट्री, फील करो कि होता कैसे, क्या होता है। तो मैं आपको अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं, बस आपको दिमाग में यही कंडीशन सेट रखनी है। क्या? अगर ऐसा होगा तो लुईस एसिड होगा। अब इसमें कौन कौन से 15 एग्जांपल मैं याद रखूं? नो बेटा, ओके। बस कंडीशन एक ही दिमाग में याद करनी है बेटा, क्या? द स्पीसीज विच इज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। मैंने क्या कहा? एक्सेप्टिंग वाली टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाएगा वो क्या होगा? लुईस एसिड बोला जाएगा। यस और नो? क्लियर, चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज फॉर्म में हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, तो वो क्या होगा? लुईस एसिड होगा बेटा। क्लियर। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से केस आते हैं। एक तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? मैक्सिमम, मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कैटायनिक है। मैक्सिमम कैटायनिक यानी मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कैटायनिक यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। अब ये टाइम पास की जरूरत नहीं है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे? मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कैटायनिक या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। मैक्सिमम जो कैटायनिक होगी यानी धनायनिक स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज धनावेश वाली, वो क्या होगी? लुईस एसिड होगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं बेटा, जैसे Na+ या फिर जैसे अपन बोल दे Mg+2 या फिर जैसे अपन बोल दे Al+3 या फिर जैसे अपन बोल दे Cl+ या फिर बोल दे Br+ या फिर अपन बोल दे बेटा I+ या फिर अपन जैसे बोल दे CH3+ या फिर जैसे अपन बोल दे NO+। इस टाइप से कई सारे एग्जांपल आपको दे सकता है। बात समझ में आई क्या? लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है, मैक्सिमम कैटायनिक स्पीसीज। अब बच्चा कहेगा सर मैक्सिमम क्यों लिखा है, ऑल क्यों नहीं लिखा? ऑल नहीं लिखा बच्चों, ध्यान रखना। क्यों? दो इसके एक्सेप्शन होते हैं बेटा। क्या कहा? दो इसके एक्सेप्शन होते हैं। कैसे बेटा? इसके एक्सेप्शन कौन होंगे? एक तो ध्यान रखना H3O+, एक क्या होगा? NH4+। मैंने क्या कहा? हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं कर सकता? कुछ रीजन तो होना चाहिए। तो रीजन क्या होता है समझना बेटा। जैसे इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं ना, एक एटम सेंटर में होता है जिसे सेंट्रल एटम कहते हैं, बाकी इसके टर्मिनल एंड्स पर होते हैं जो टर्मिनल एटम बोलते हैं, सिरे वाले परमाणु बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। सेंट्रल एटम होने की कंडीशन क्या है? साइज ज्यादा होना, नंबर कम होना। क्लियर, ये देखो ऑक्सीजन की साइज ज्यादा है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नंबर कम है, तो ऑक्सीजन यहां पर सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन क्या है? टर्मिनल एटम है। क्लियर, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें बेटा तो अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्लियर, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में कितने बच गए? 6। सेकंड सेल में 6 बच गए। 3 हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड बनाए तो क्या हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन इसके काउंट हो गए। 6 और 3 कितने हो गए? 9 + 1 आ रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो कितने बच गए? 9 में से 8 बच गए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? है बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ये और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? अरे ऑक्टेट क्या होता है? ध्यान है ना, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का होना बेटा। क्लियर, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। क्लियर, ठीक है बेटा। यहां अपन बात करें NH4+। NH4+ के लिए क्या कहेंगे? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, साइज कम है, हमें पता है साइज ज्यादा है, नंबर कम है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन यहां पर टर्मिनल एटम होंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने? 7। फर्स्ट सेल में कितने? 2, सेकंड में कितने? 5। इसका मतलब नाइट्रोजन के सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5 इसके 4 इसके, कितने हो गए टोटल? 9 + 1 चार्ज है। इसका मतलब क्या करेगा? 9 में से 1 डोनेट कर दे, कितने बच गए? 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, यानी क्या हो गया? ऑक्टेट बेटा कंप्लीट है या नहीं है? है बेटा। इसका मतलब क्या? इन दोनों को क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ये और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनका ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा, यानी इनकी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगी। और ये अनस्टेबल होना चाहेंगे क्या? नहीं बच्चों, ये स्टेबल में ही रहना चाहेंगे, इस वजह से और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर। तो इसका रीजन क्या है बेटा इन दोनों का? इनका रीजन अपन क्या कह सकते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट क्या होता है इनका? कंप्लीट होता है। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर। तो मैंने क्या कहा?
ये कंडीशन ध्यान रखना, ऐसा है। लेकिन ये दो एक्सेप्शन जो पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। आ गया समझ में, क्लियर? ठीक है बेटा। एक अपन क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स in which central atom has incomplete octet। बात समझ में आई क्या? यानी क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रॉन न्यून अणु जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, यानी केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा देखो इसके एग्जांपल अपन क्या कह सकते हैं, जैसे मैं ये लिखूं BeF2, या फिर मैं लिखूं जैसे BeCl2, या फिर मैं लिखूं जैसे Be यानी BF3, या फिर मैं लिखूं जैसे BS3, या फिर मैं लिखूं जैसे SnCl2 etc बेटा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कैसे ऑक्टेट इनकम्प्लीट कैसे है। अरे बेरिलियम है बेटा, बेरिलियम हमें पता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना 4, एटॉमिक नंबर 4 है, तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने 4, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में कितने बच गए 2, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन काम में आ जाए तो हमें पता है बेटा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड फॉर्मेशन वाले काम में ले, 2 खुद के कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। सेम केस यहां पर है 4, क्लियर? ठीक है, बोरॉन की बात करें हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 हो गया, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 3 और 3 इसके हो गए, या फिर यहां हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के हो गए, 3 खुद के 3 इनके कितने हो गए 6 है। अरे 6 है तो ये बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और भी गेन कर सकता है, मैंने क्या कहा, गेन कर सकता है। इसका मतलब वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? क्योंकि अपन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का होना वही क्या होगा, लुईस एसिड की कंडीशन है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो इस चीज का खासकर हमें ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? यहां तक बात ठीक है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना बच्चों, आप क्या करोगे, जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसमें बोरॉन के लिए एक ट्रिक आपको जरूर बताऊंगा, ये ध्यान रखना। ओके, कैसे करना है, पहले नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बच्चों। देखो कैसे, एक तो मैंने क्या कहा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो भी क्या होता है, लुईस एसिड होगा बेटा। क्लियर? ठीक है, एक कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, क्या कहा, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड इन विच central atom has vacant d orbital, vacant d orbitals, but central atom not should be, ये ध्यान रखना बेटा खासकर, सेंट्रल एटम में नोट शुड बी, मैंने क्या कहा, नोट शुड बी एस ब्लॉक और सेकंड पीरियड एलिमेंट, एस ब्लॉक और सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये ध्यान रखना बच्चों। मैंने क्या कहा, देखो आपको क्या करना है बच्चों, यानी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिनमें क्या होगा, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा, सेंट्रल एटम के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेगा, सीधी सी बात है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर वैकेंट है तो और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, नहीं कर सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वही तो क्या होगा बच्चों, लुईस एसिड होगा। यस और नो? मैंने क्या कहा, लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट कहता ही क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का होना। अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अरे क्लास में अगर मान लो वैकेंट बेंचेस प्रेजेंट है, खाली सीट अगर उपस्थित है बेटा, क्या करेंगे, और बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। या फिर क्लासरूम पूरा पैक है, अरे कोई बेंच खाली है ही नहीं, तो और बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं क्या? बच्चा कहेगा सर दरी बिछा के नीचे बिठा दो, नहीं बेटा बेंच पे ही एडजस्ट करना है, तो बेंच खाली है ही नहीं, तो क्या करेंगे, और बच्चों को एडजस्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो क्या कहेंगे, अगर ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जिनमें क्या होगा, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वो क्या कर सकते हैं,
और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं मतलब वो क्या होंगे, लुईस एसिड होगा। लेकिन अपन एक चीज लिखिए बेटा, क्या सेंट्रल एटम किसका नहीं होना चाहिए, एस ब्लॉक का नहीं होना चाहिए और सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर क्यों, इसका क्या रीजन है? तो बच्चों एक्चुअल में अगर एस ब्लॉक का अगर है तो हमें पता है एस ब्लॉक वाली तो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती है, यस और नो? अरे एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती है बेटा। मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ना कि गेन करना, ध्यान रखना। क्लियर? इसका मतलब एस ब्लॉक वाली स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, इस वजह से वो लुईस एसिड होंगे क्या? नहीं बेटा। सेकंड पीरियड हमने क्यों बोला है? सेकंड पीरियड अगर बोला है तो सीधी सी बात है, सेकंड पीरियड वालों की साइज कम होती नहीं होती? साइज कम होती है तो पहली बात तो न तो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, साइज कम होने से और इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकते, वरना रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे बच्चों अपन, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट हो या फिर एस ब्लॉक वाला हो, उनका खास कर ध्यान रखना, ये सेंट्रल एटम नहीं होना चाहिए। बाय द वे पूरी कंडीशन पूछे तो मैं पूरा लिखा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? ठीक है। इनके एग्जांपल अपन क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख दूं AlCl3 या फिर जैसे मैं लिख दूं SiCl4, ठीक है? क्या कहा आपने, AlCl3 SiCl4, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, PCl3, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं PCl5, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं SF2, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा SF4, या फिर क्या लिख सकता हूं बेटा IF5। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो बेटा, इस टाइप से कई सारे कंपाउंड आप देख सकते हो। देखो ये क्या होते हैं, नॉर्मल एटम हमें पता है 4 बॉन्ड ही बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण, लेकिन हमें पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जरूरी नहीं 4 ही बॉन्ड बनाए, उससे ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं बेटा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? चलो एक दो कंडीशन और डिस्कस करेंगे, लेकिन जगह का अभाव है बेटा, स्पेस कम है तो ये मिटाना पड़ेगा। क्लियर? चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? चलो बेटा इसको मिटा दूं, अरे मिटा दे इसको। चलो बेटा ये तो अपन बात करें लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, कैसे करना है। क्लियर? चलो तो मैंने क्या कहा बच्चों, कंडीशन मैंने अलग अलग बताई है, तो आपको अलग अलग एग्जांपल नहीं रटने बेटा, वरना कब तक रटोगे। तो बस कंडीशन ध्यान रखना, सर ने कहा ऐसा है तो ये ध्यान रखना है, वैसा कहे तो ये ध्यान रखना। बस कोई एक आधा को बीच में एक्सेप्शन आता है, वो ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसको स्पेशली मुझे ध्यान रखना है, क्यों, इसका रीजन क्या है। क्लियर? चलो बेटा तो देखो 3 कंडीशन डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह सकता हूं, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सुनना बेटा क्या कहा, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, the neutral molecules in which multiple bond, क्या कहा, in which multiple bond present between 2 different इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मैंने क्या कहा, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी ऐसा केस है बेटा। मैंने क्या कहा, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, वो भी कैसे होंगे, लुईस एसिड होंगे। क्लियर? पहली बात तो इनके एग्जांपल देखना। फिर बच्चा कहेगा सर आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों बोला है, इसका रीजन क्या है। तो पहली बात तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। क्लियर? किसी एलिमेंट या एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। सिंपल एग्जांपल बोलूं तो जैसे रस्सी खींचने वाला कंपटीशन होता है, 2 ग्रुप अगर ए और बी में रस्सी खींचने वाला कंपटीशन है, अगर इसकी पावर ज्यादा है तो ये रस्सी को अपनी ओर खींच लेगा, इसकी पावर ज्यादा है तो ये रस्सी को अपनी ओर खींच लेगा। बच्चा कहेगा सर बीच में ब्रेक हो जाएगा, तो अगर रस्सी ब्रेक हो गई तो ये अलग कंडीशन है, नोट लगा के अलग से लिखाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, इसकी बात करें तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ग्रुप रस्सी को
अपनी ओर खींच लेता है, सेम वही केस है। दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग अलग है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन कर लेगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन अपन ने क्या कहा, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। पहली बात तो मल्टीपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होगा, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक की पावर कम है दूसरे की ज्यादा है, तो ज्यादा पावर वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, आपको पता ही है बच्चों, तो क्या होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। बच्चों समझ में आ गया? क्लियर? अगर खींच सकता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अरे जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो उसको फुलफिल, कमी को पूरा करने के लिए वो और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब वो लुईस एसिड हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन क्या कह सकते हैं, जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ETC। ये ध्यान रखना, इनकी स्ट्रक्चर अपन जब देखते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन या सल्फर ऑक्सीजन, इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है नहीं होता? होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से वो कार्बन या सल्फर के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो कार्बन और सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, क्योंकि खुद के पास कमी हो जाएगी, गेन कर सकता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड होगा। बेटा मैंने क्या कहा था, कंडीशन कैसी भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वो हर हाल में क्या होगा, लुईस एसिड ही होगा। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? और एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखना, CO2 और SO2, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था बेटा, CO2 और SO2 के बारे में क्वेश्चन आया था कि CO2 SO2, जैसे इनऑर्गेनिक में कई जगह आप पढ़ते हो CO2 और SO2 गैसेस होती है लेकिन एसिडिक नेचर की होती है। क्यों होती है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, CO2 और SO2 की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है कौन से कॉन्सेप्ट से, लुईस कॉन्सेप्ट से। ध्यान रखना बेटा, पीछे जो ब्रोंस्टेड ने बताया था, आरएनएस ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग अपन CO2 और SO2 की एसिडिक नेचर को बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो ध्यान रखना, वो लुईस एसिड होगा क्या, नहीं होगा बेटा। क्यों, यहां पर बॉन्ड किसके बीच में है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड है। बच्चों ध्यान रखना, सेम एटम के बीच में, तो मैंने क्या कहा, दोनों की पावर इक्वल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, न ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, न ये गेन कर सकता, मैच ड्रॉ। और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो किसी पर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा क्या, नहीं। जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। बेटा समझ में आ गया? यस और नो? तो लुईस एसिड की 4 कंडीशन कौन कौन सी है, मैंने क्या कहा था, 40-50 एग्जाम्पल रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या कि मुझे करना क्या, बस ये कंडीशन दिमाग में रखनी है, क्या, मैक्सिमम कैटायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, लुईस एसिड, काम खत्म। फिर क्या, वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, क्या होगा, लुईस एसिड, काम खत्म। फिर क्या, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, लुईस एसिड, काम खत्म। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो भी क्या, लुईस एसिड, काम खत्म। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। ये लुईस एसिड की जो मैंने कंडीशन लिखाई है बेटा, चारों कंडीशन में कोई भी दिक्कत है तो बोलो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। चलो बेटा यहां तक ठीक है, यस और नो? चलो बेटा, तो ये तो अपने कहा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, यानी लुईस एसिड क्या होंगे, अलग अलग कंडीशन मैंने डिफाइन किए। बेटा अच्छे समझना, ध्यान रखना। क्लियर? चलो बेटा अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, क्योंकि दोनों के बारे में तो हमें पढ़ना है, एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, नंबर टू बात करते हैं बेटा बेस, यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, क्षार क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, लुईस ने क्या किया, लुईस ने अपने कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया। तो जैसे क्या कहा था, एसिड तो कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होंगे, एसिड होंगे। इसका अपोजिट बोल दो बेटा, वो स्पीशीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करेगी। क्या कहा, वो स्पीशीज जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है। बस ये ध्यान रखना, चाहे वो चार्ज और न्यूट्रल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो क्या कहेंगे, द स्पीशीज, क्या कह सकते हैं बेटा, द स्पीशीज
which is represent the species which is represent electron pair donating tendency। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। बस ये ध्यान रखना है कि वो स्पीसीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है। अगर ऐसा होगा तो वो बेस होगा, काम खत्म। क्लियर? ठीक है बेटा। अब इसमें देखो कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। ऑल, मैंने लिखा ऑल, ऑल मतलब ऑल, ऑल एनायनिक, एनायनिक मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं बेटा। ऑल एनायनिक स्पीसीज यानी सभी एनायनिक स्पीसीज क्या होगी? लुईस बेस होगी बेटा, काम खत्म। सभी नेगेटिव वाली। क्लियर? नेगेटिव की बात करें बच्चों तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस 2, OH माइनस, या फिर क्या कहेंगे CH3 माइनस, या फिर आपको क्या बोल दे बेटा जैसे NO माइनस या NO2 माइनस। इस टाइप से कोई भी आपको एग्जांपल दे दे। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अरे रीजन तो पता होना ही चाहिए, बिल्कुल बेटा पता होना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या किसी भी स्पीसीज पर जो नेगेटिव चार्ज आता है, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? खुद के इलेक्ट्रॉन खोने से, लॉस करने से। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन करने से। मैंने क्या कहा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे? अपन नॉर्मली बोलते हैं बेटा, जैसे क्लोरीन की बात करें, मैंने लिखा है क्लोरीन एटम, तो हमें पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, थर्ड में कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इस देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हम इस पर +7 चार्ज लिखते हैं क्या, या -7 लिखते हैं क्या? नहीं बच्चों, अगर फ्री फॉर्म में है तो ना प्लस ना माइनस, डिपेंड करेगा किसके साथ कंबाइंड है ये। क्लियर? अपन नॉर्मली इस पर -1 चार्ज लिखे तो इसका रीजन क्या होता है? इसका मतलब इसने दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, यस और नो? इसका मतलब दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अपन चार्ज क्या लिखते हैं? -1 चार्ज लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया? ऑक्सीजन पर अपन लिखते हैं O-2, दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। खुद के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी अपन ने -6 लिखा क्या? नहीं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। तो न प्लस नहीं माइनस। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जैसे अपन बात करें सोडियम, सोडियम को अपन क्या लिखते हैं बच्चों? Na+, ओनली Na था, तब हमें पता है 11 प्रोटॉन 11 ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज, तो कोई प्लस माइनस चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो Na+ क्यों लिखते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, यानी 1 प्रोटॉन ज्यादा है, और 1 प्रोटॉन ज्यादा तो 1 प्लस ज्यादा हो गया। यस, नेट चार्ज कितना आ गया? +1 आ गया। हमें पता है ऑक्सीजन है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हमें पता है बच्चों इस पे क्या प्लस माइनस चार्ज लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है बेटा। अगर क्या करें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो क्या करेंगे? -2 चार्ज लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी भी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आएगा खुद के इलेक्ट्रॉन के लॉस से, खुद के इलेक्ट्रॉन खोने से, और नेगेटिव कब आएगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? ऑल एनायनिक स्पीसीज मैंने क्यों लिखी है, ध्यान रखना, इसमें मैंने मैक्सिमम नहीं लिखा, ऑल लिखा है बेटा। ऑल लिखा है, इसका मतलब है कि नेगेटिव की अगर कंडीशन है, क्या कहा? नेगेटिव की अगर कंडीशन है, किसी पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर उसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब वो वापस डोनेट भी कर सकता है, यस और नो? वो खुद के इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, और डोनेट कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा? वो लुईस बेस होगा ही होगा, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? चलो बेटा, इसकी एक कंडीशन और कौन सी होती है, ध्यान रखना बेटा, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्या कहा? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, क्योंकि अपन ने एक ही बात कही है बेटा, कंपाउंड न्यूट्रल है या चार्ज फॉर्म में है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो लुईस एसिड हो जाएगा, और अगर डोनेट कर सकता है तो वो लुईस बेस हो जाएगा, चाहे वो चार्ज है चाहे न्यूट्रल है, हमें इससे मतलब नहीं है बच्चों। तो क्या कहा? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड है, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड इन विच लोन पेयर, क्या कहा? लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। क्या कहा? सेंट्रल एटम पर क्या हो बच्चों? लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्लियर? कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं जैसे H2O, या फिर जैसे अपन लिखे जैसे NH3, या फिर जैसे अपन लिखे
RNH2, या फिर जैसे अपन लिखे R2NH, या फिर जैसे अपन लिखे R3N, या फिर जैसे अपन लिखे ROH, या फिर जैसे अपन लिखे ROR, या फिर जैसे अपन लिखे RSR ETC। पहली बात तो मैंने क्या लिखा है तो समझ रहे हो क्या, या अंधेरे में जी रहे हो कि सर ये क्या कह दिया आपने, ये क्या लिख दिया आपने। देखो बेटा मैंने ये जो लिखे हैं H2O की जब स्ट्रक्चर होती है तो हमें पता है, अरे ऑक्सीजन, हमें पता लोन पेयर का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए वही लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। कैसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ जाता है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, काम खत्म। ये 2 लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। क्लियर। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5। 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया, 2 बच गए, वो लोन पेयर हो गए। क्लियर। ये बेटा 1 डिग्री एमीन, ध्यान है ना, एमीन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक लोन पेयर। क्लियर। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, यहां भी तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक लोन पेयर। यहां भी देख सकते हो 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक लोन पेयर। अपन बात करें ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल देखो बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, बाकी कितने बच गए ऑक्सीजन के पास, 4, तो एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। बात खत्म। सेम केस यहां पर है बेटा, इस पर भी लोन पेयर है, ठीक है, इस पर भी लोन पेयर है। सल्फर भी हमें पता है ऑक्सीजन के नीचे ही तो होता है, तो हमें पता सेम चार्ज आएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 2 काम आ गए, 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर। क्लियर। इनको क्या बोलते हैं, वाटर, अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, एल्कोहल, ठीक है। ये क्या होता है, ईथर, ये क्या होता है, थायो ईथर बेटा, सल्फर लग जाता है तो थायो वर्ड यूज होता है। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या, और भी कोई एग्जांपल अपन दे दे, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो दूसरे को डोनेट कर सकता है, दूसरे को डोनेट कर सकता है, इसका मतलब वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, लोन पेयर का मतलब क्या है, खुद के बॉन्ड बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए वो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो किसी साथ वाले को जरूरत है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वही तो क्या होगा, लुईस बेस होगा बेटा। समझ में आ गया। क्लियर। तो ध्यान रखना 2 कंडीशन इसमें है, लुईस बेस में कौन कौन से आते हैं, 2 ही चीज दिमाग में रखनी है। क्या, एक तो आपको क्या दिमाग में सेट रखना है बेटा, सभी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज, काम खत्म। एक क्या, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो क्या होगा, ऐसा होगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट फटाफट, फिर आगे बात करते हैं फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों, तो ये अपने बात की है एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है बेटा। क्लियर। चलो 2 ही कंडीशन इसमें दिमाग में सेट रखनी है। मैं हमेशा कहता हूं एग्जांपल मत रखना, ध्यान रखना। एग्जांपल सिर्फ रटे जाते हैं बायो में, ब्रायोफाइटा के ये 10 एग्जांपल है तो 10 रखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो टेरिडोफाइटा में नहीं आ जाएंगे, उसी में आपको याद रखना है। क्लियर। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखा करो, उसके बायो में भी सीधा एग्जाम्पल मत रखना, आपको ट्रिक बना लिया करो अपनी तरफ से, कैसे भी उसके अकॉर्डिंग याद रख लिया करो बेटा। ठीक है। चलो बेटा, फिर अपन ने क्या कहा था, अब बात करें वाटर, यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है। तो वाटर कैसा होता है सर, वाटर वैसा ही होता है। ध्यान, अब अलग से बताने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, हमें पता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, लुईस बेस इन नेचर। क्या कहेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा है, वाटर इज लुईस बेस। क्या कहा, वाटर कैसा होता है, लुईस बेस होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है वाटर में अपन ने क्या कहा था, अरे लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पर, और अगर सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होता है, लुईस बेस होता है बेटा। समझ में आ गया। क्लियर। तो बस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, लुईस बेस होता है। तो मैंने क्या कहा था, 10 साल पहले का फेमस क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसा होता है। क्लियर। तो आर्यनियस ने क्या कहा था, न्यूट्रल होता है, न एसिड न बेस। क्लियर। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर शो कर सकता है वो। लेकिन लुईस ने क्या कहा, लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर होता है तो बेस की फॉर्म में होगा। क्लियर। तो बच्चा कहेगा सर हम एक चीज हमें पूछे वाटर कैसा होता है, तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूट्रल मान के अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी पीएच 7 होती है, तो अपन 7 पीएच, आगे अपन पीएच के बारे में पढ़ेंगे,
pH 7 होने पर न्यूट्रल की कंडीशन होती है बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, तो ये तो मैंने बताया एसिड बेस और वाटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन नोट लगा के 2-4 इंपॉर्टेंट बातें जरूर ध्यान रखनी है बच्चों आपको। ठीक है, एक तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, ये ट्रिक जरूर दिमाग में सेट रखना। क्या? कैसे? ऑल न्यूट्रल कंपाउंड, मैंने क्या कहा, ऑल न्यूट्रल कंपाउंड ऑफ बोरोन, ऑल न्यूट्रल कंपाउंड ऑफ बोरोन, ये ध्यान रखना बच्चों। मैंने क्या कहा, न्यूट्रल क्या होगा, बोरोन, बोरोन के क्या न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, वो सभी कैसे होंगे, लुईस एसिड। मैंने क्या कहा, वो सभी कैसे होंगे बेटा, लुईस एसिड होंगे। स्टामा कर रहा हूं, ध्यान रखना। जब आप एग्जाम एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो देखोगे बेटा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में मोर देन 50% क्वेश्चन तो इससे लुईस कॉन्सेप्ट पर ही आए गए हैं, और उसमें से भी 90% में आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, बोरोन वाला मिलेगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ध्यान रखना, बोरोन का अगर न्यूट्रल कंपाउंड है बच्चों तो क्या करेगा, बच्चा कहेगा सर चार्ज फॉर्म में कैसे, जैसे अरे बोरिक एसिड वाला था BOH3, एक OH- आयन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता नहीं आता, उस कंडीशन में क्या होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और गेन नहीं करेगा। लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में हमें पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 5, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। तो न्यूट्रल फॉर्म में बोरोन जितने भी एग्जांपल क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले ही केस होंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले केस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब लुईस एसिड होगा। तो बोरोन देखते ही टिका देना, लुईस एसिड। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? ध्यान रखना बच्चों। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, अगर अपन बात करें एक स्पीसीज क्या है, लुईस एसिड है, एक स्पीसीज क्या है, लुईस बेस है बेटा, वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं ये लिखूं, एक अपन ये लिखा, जैसे अपने लिखा है बेटा NH3 प्लस मैंने लिखा है BH3, ठीक है, ये मैंने लिखा है बेटा, देखो आपस में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। NH3 अमोनिया हमें पता है लोन पेयर है, मतलब ये तो क्या है, लुईस बेस है। यस और नो? अरे है या नहीं है? है बच्चों। और हमें पता है BH3 हमें पता है बच्चों, ये क्या है, हमें पता है लुईस एसिड है। अरे सीधी सी बात है, बोरोन का कंपाउंड है, बोरोन का कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है बच्चों। अब हमें पता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है, एक्स्ट्रा है, तो डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। इसको, इसके पास डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं लोन पेयर की फॉर्म में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, नहीं दे सकता, दे सकता है बच्चों, दे सकता है। तो क्या करेंगे, इस टाइप से दोनों के बीच में क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे बोला जाए एक लुईस एसिड है, दूसरा लुईस बेस है, तो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, क्या कहा, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा है K3FeCN6, ठीक है बेटा, इसकी अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो ब्रैकेट वाले कंपाउंड, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है कि पूरे के पूरे ये आयंस में ब्रेक नहीं होते, क्या करते हैं, पूरे के पूरे आयंस में ब्रेक नहीं होते। ये जो ब्रैकेट वाला है ये अकेला आयन बनाएगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर इसके साथ में पॉजिटिव है तो ये क्या बनाएगा, नेगेटिव, साथ में यहां पर नेगेटिव होगा तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना लेगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो कभी अलग अलग आयंस में ब्रेक नहीं होगा, इस वजह से उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट क्यों बोला जाता है, इनऑर्गेनिक में पूरा चैप्टर आपके लिए इन पर। तो क्या करेंगे, इनमें जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ओके, अब ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। नॉर्मली आपको ये डी ब्लॉक के साथ पढ़ाया जाता है बच्चों। क्यों, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ध्यान रखना। आयरन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन होगा किसका, डी ब्लॉक वाला ही होता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये क्या, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? ठीक है। और इससे ये जो जुड़े होते हैं इनको बोलते हैं बेटा लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं बच्चों। क्लियर? हिंदी में भी इसे लिगेंड ही कहते हैं। तो क्या कहा, जो कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या करता है, लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर? ये जो लिगेंड इसके साथ जुड़े होंगे वो या तो न्यूट्रल होंगे या नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। मैंने क्या कहा, बच्चा कहेगा सर न्यूट्रल कैसे, जैसे वाटर हो सकता है H2O, अमोनिया हो सकता है NH3, यस और नो, न्यूट्रल है या नहीं है,
लेकिन इनके पास लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन पर है, अमोनिया में नाइट्रोजन पर है, तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर नेगेटिव की फॉर्म में है जैसे Cl- Cn-, अरे क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, ये सब हो सकते नहीं हो सकते? तो लिगेंड होगा वो या तो क्या होगा, लोन पेयर वाला होगा या फिर नेगेटिव चार्ज वाला होगा। यस और नो? तो दोनों ही कंडीशन क्या है, लुईस बेस वाली कंडीशन है। नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे को डोनेट कर सकता है। क्लियर? और इसके पास हमें पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है लुईस एसिड। बात समझ में आई क्या? क्या होता है ये लुईस एसिड। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या होता है यहाँ पर, लुईस बेस होता है बेटा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें लिगेंड किसकी फॉर्म में बिहेव करता है, सेंट्रल मेटल एटम किसकी फॉर्म में बिहेव करता है, कैसे करता है, क्या करता है? समझ में आ गया? यस और नो? और एक लुईस एसिड लुईस बेसिक स्पीशीज बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है क्या? कर सकती है। एक के पास डेफिशिएंसी है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, तो ये मैंने कहा एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो फटाफट फटाफट। ठीक है बेटा, यहां तक बात ठीक है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, वाटर क्या होगा, हर चीज मैंने एक्सप्लेन की है, कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों ध्यान रखना, अगर ये बेसिक नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो ये जरूर ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? चलो बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। टाइप्स ऑफ सबस्टांस, क्या कहा, टाइप्स ऑफ सबस्टांस, टाइप्स ऑफ सबस्टांस यानी पदार्थों के प्रकार। बच्चों देखो क्या कहा, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार का मतलब है बच्चों देखो, नॉर्मली मान लो वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर है, इसमें मैं कोई सबस्टांस ऐड करूं, सपोज करो कोई भी हो सकता है, वो कोई पदार्थ हो सकता है, मैंने इस वाटर में डाल दिया बोतल के अंदर, तो क्या होगा, यानी इस बोतल के अंदर जैसे वाटर है, कोई सबस्टांस इसमें मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, वो सबस्टांस आयंस में यानी केटायन एनायन धनायन ऋणायन में ब्रेक नहीं हो पाए, जरूरी है क्या? नहीं। या सभी सबस्टांस ब्रेक हो ही जाए, जरूरी है क्या? नहीं। कुछ सबस्टांस ऐसा है जो इसमें आयंस में ब्रेक हो जाएगा, कुछ सबस्टांस ऐसा है जो इसमें आयंस में ब्रेक नहीं होगा बेटा। समझ में आ गया? यानी कोई कंपाउंड या सबस्टांस है उसको वाटर में मिलाने पर या ऐड करने पर वो आयंस में ब्रेक होता है या नहीं होता है, उसके बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है। बच्चों आ गया समझ में? क्लियर? तो इसके बेसिस पे फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने क्या कहा बच्चों, देखो रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वैद्युत अनअपघट्य। क्या कहते हैं? वैद्युत अनअपघट्य। देखो नॉन इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइट्स का मतलब होता है ब्रेक होना। क्या कहा? लाइट जैसे बायो में पढ़ते हैं ना, ग्लूकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी चार्ज। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होना, नॉन मतलब नहीं ब्रेक होना, नॉन मतलब नहीं। आ गया समझ में? इसका मतलब वो कंपाउंड जो पॉजिटिव नेगेटिव यानी आयंस में ब्रेक नहीं होंगे बेटा। हिंदी में इसलिए तो बोला जाता है वैद्युत अनअपघट्य। मैंने क्या कहा, वैद्युत मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अपघट्य मतलब टूटने वाला, अन मतलब नहीं टूटने वाला। आ गया समझ में? इसका मतलब वो कंपाउंड जो क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में ब्रेक नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अनअपघट्य बोला जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, यानी डज नॉट, मैं क्या कहूंगा, डज नॉट डिसोशिएट, डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस with dissolving in water, with dissolving in water, यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या, आयंस में ब्रेक नहीं होते बेटा। ध्यान रखना नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना इस चैप्टर में भले ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे काम नहीं आए, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत काम आते हैं बेटा। इसमें तो मेनली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही काम आते हैं जो ब्रेक हो सकते हैं, उसकी अपन डिटेल से बात करेंगे बच्चों। ध्यान रखना अभी इसकी बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नाम आ गया तो इसका मतलब पता होना चाहिए, यानी वो कंपाउंड या सबस्टांस जो क्या वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में ब्रेक नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमें पता है बच्चों
कोई कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, चालक है या कुचालक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसमें चार्ज फ्लो हो रहा नहीं हो रहा, आवेश का प्रवाह हो रहा नहीं हो रहा। चार्ज फ्लो कब होगा, जब वो पॉजिटिव नेगेटिव, अरे एक सीधी सी बात है कैटायन एनायन में ब्रेक हो, यस और नो। और ये तो कैसे कंपाउंड है, सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड आपको बोल दिया बेटा ए बी है, सपोज करो कोई ऐसा कंपाउंड है, अगर ये बीच में से ब्रेक हो जाए तो मान लो इस पर पॉजिटिव आ गया +1 आ गया, इस पर -1 आ गया, अगर ये ब्रेक हो गया तो ए पर प्लस आ गया, बी पर माइनस आ गया, बी पर माइनस आ गया मतलब बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ए पर प्लस आ रहा है मतलब ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लॉस कर रहा है। अरे बी गेन कर रहा है, ए लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है, हमें से मतलब है क्या, हमें मतलब किससे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा नहीं हो रहा, इसने डोनेट किया इसने गेन किया, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हमें पता करंट फ्लो होगा ही होगा, यानी वो कंडक्टर होगा ही होगा, चालक होगा, यस और नो। लेकिन ये सब कब हुआ, जब चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो कब हुआ, जब हमें पता कैटायंस एनायंस में यानी आयंस में कंपाउंड ब्रेक हुआ। आयंस में कंपाउंड ब्रेक कब हुआ, जब वो कंडक्टर था, लेकिन ये तो कैसा है, नॉन कंडक्टर है, यस और नो। नॉन कंडक्टर है मतलब ये कैटायन एनायन में ब्रेक होगा क्या, नहीं ब्रेक होगा बेटा, ऐसे ही रहेगा ए बी की फॉर्म में। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, इनका जो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज, यानी इनका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज नॉन कंडक्टर। क्या कहा, सॉल्यूशन इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई क्या, सॉल्यूशन इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विलयन क्या होता है, धारा का कुचालक होता है, धारा प्रवाह नहीं करता, क्लियर। ठीक है बेटा, इनके एग्जाम्पल की बात करें जब अपन क्या कहेंगे, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, या फिर अपन क्या कहेंगे, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, इटीसी। ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी, बार बार एल्कोहल नाम आ रहा, कुछ बच्चों को तो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, बार बार की, हाँ चलो ठीक है, कम से कम नाम तो सुनने को मिल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो मैंने क्या कहा, कैसे करना क्या करना आ गया समझ में, तो ध्यान रखना बेटा, कई जगह चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर तो भरा पड़ा है, बार बार इनसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, उनके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, वो डिटेल से अपन सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नो टेंशन। लेकिन उनके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I1 क्यों लेते हैं, क्योंकि आयंस में ब्रेक नहीं होते। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। ये तो अपने किसकी बात की है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब बात करते हैं बच्चों, सेकंड कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहा, इलेक्ट्रो लाइट्स, वैद्युत अपघट्टे। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, लाइट्स मतलब क्या, ब्रेक होने वाला। क्या कहा, लाइट्स मतलब क्या, ब्रेक होने वाला। किसमें ब्रेक होने वाला, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होने वाला। इसका मतलब वो कंपाउंड या सबस्टांस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक होते हैं। आयंस में ब्रेक होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा। तो इसमें अपन ने क्या कहा, डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस विद डिसॉल्विंग इन वाटर। तो इसमें क्या कहेंगे, डिसोशिएट इनटू आयंस। क्या कहा, डिसोशिएट इनटू आयंस विद डिसॉल्विंग इन वाटर। काम खत्म। क्या कहा, विद डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होते हैं, ये आयंस में ब्रेक होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, यस और नो। अगर ये आयंस में डिसोशिएट होते हैं तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। पॉजिटिव यानी कैटायन बनेंगे और एनायन भी बनेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन करेंगे मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा तो हमें पता है इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, कंडक्टर होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, solution is conductor, conductor for electricity। यानी विलयन क्या होता है, धारा का, धारा के लिए चालक होता है बेटा, यानी कंडक्टर का काम करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, एक चीज और सबसे खास बात ध्यान रखनी है बच्चों। क्या बच्चा इस बात को रट के रखता है क्या, कि क्या डिसोशिएट हो जाएगा। सर ने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट नाम आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघट्टे। मैंने कहा वैद्युत का मतलब क्या,
पॉजिटिव, ठीक, और नेगेटिव। क्लियर। अब बेटे टूटने वाला मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में टूटने वाला, अगर इलेक्ट्रोलाइट बोला है तो नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होगा ही होगा। लेकिन ये बताओ नेचर के जितने भी सबस्टांस होते हैं पूरे के पूरे आयन में ब्रेक हो जाए, जितने ब्रेक हो सकते हैं सारे के सारे ब्रेक हो जाए, जरूरी है क्या? नहीं बेटा। यानी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि 100% ब्रेक हो सकते हैं, कुछ होते हैं 50%, 20%, 10% ही ब्रेक हो सकते हैं। आ गया समझ में? मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट की बात करें इसका मतलब ब्रेक तो होगा ही होगा। अब वो कितना ब्रेक होगा? हमेशा 100% आयनाइज हो जाए, ब्रेक हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। 100% भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं फुली आयनाइज और पार्शियली आयनाइज। फुली आयनाइज, आयनाइज का मतलब क्या? आयंस में ब्रेक होना, कैटायन एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होना। फुली आयनाइज जितना ब्रेक हो सकता है यानी 100% ब्रेक। कोई और कितना टूटेगा बेटा? कोई टूटने वाला मैक्सिमम 100% ही टूट सकता है बेटा। तो क्या कहा? अगर 100% आयनाइज होता है इसको बोलते हैं फुली आयनाइज, या फिर कुछ परसेंट बोला है मतलब 100 से कम, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 90, कुछ परसेंट ब्रेक होगा उसे बोलते हैं पार्शियली आयनाइज। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट में कुछ सबस्टांस तो ऐसे होते हैं जो फुली पूरे ब्रेक हो जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ परसेंट ही ब्रेक होते हैं। इसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है क्या? यानी किस टाइप से कितने ब्रेक होते हैं, इनके बेसिस पे इनको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर। तो इनके लिए क्या कहेंगे? मे बी, क्या कहा? मे बी फुली और पार्शियली। मैंने क्या कहा? मे बी फुली और पार्शियली आयनाइज्ड। ठीक है, आयनाइज डिपेंड्स ऑन, क्या कहा? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सबस्टांस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सबस्टांस या कंपाउंड। बात समझ में आई क्या? यानी क्या करेंगे बेटा? पूर्णतः या आंशिक रूप से आयनित हो सकते हैं, आयनों में वियोजित हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि जो सबस्टांस है, कंपाउंड है, वो कौन सा आपने लिया है। समझ में आ गया? इसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है बेटा टू टाइप्स। मैंने क्या कहा? यानी कितना आयनाइज होगा इसके बेसिस पे इनको दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक बोलेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? यहां तक बात ठीक है बच्चों? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। बात समझ में आ गई? कर लिए बेटा? चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट इनका मीनिंग क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों, अपने क्या कहा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट इस चैप्टर में भले ही अपने काम नहीं आए, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में अपने काम आता है बच्चों। तो मैंने इसके साथ में ये भी बता दिया। अपन इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? आयंस के बारे में, आयनिक इक्विलिब्रियम। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था आयंस के बारे में, यानी रिएक्शन में आयंस इंक्लूड होंगे, उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो आयंस कब बनेंगे? जब वो ब्रेक होगा। ब्रेक कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वाला बेटा। तो मैंने क्या कहा? इस चैप्टर में हमारे तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स ही काम आएंगे जो आयंस में ब्रेक हो सके। क्लियर? ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कहा? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। फुली आयनाइज भी हो सकते हैं या पार्शियली भी हो सकते हैं, यानी पूरी तरह वियोजित भी हो सकते हैं या आंशिक रूप से भी हो सकते हैं। उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो पहला टाइप मैं क्या लिखूंगा? क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य। मैंने क्या कहा? प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट तो है, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयंस में ब्रेक तो होगा, लेकिन कैसे ब्रेक होगा? स्ट्रॉन्ग। इनके आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा कितनी होती है? 100%। फुली आयनाइज होते हैं बेटा, यस और नो? क्लियर? तो क्या लिखेंगे? फुली आयनाइज यानी पूर्णतः फुली आयनाइज्ड, फुली आयनाइज इनटू आयंस, यानी पूरी तरह आयंस में क्या होते हैं? ये वियोजित होते हैं बेटा। आ गया समझ में? अगर आयंस में पूरी तरह वियोजित होते हैं तो इनके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन, क्या कहा? रेट ऑफ आयनाइजेशन
रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा इक्वल टू कितना होता है 100%, यानी कितना होता है 1 होता है। ये पूरे चैप्टर में काम आएगा बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, फुली आयनाइज इनटू आयंस, यानी आयनों में पूरी तरह वियोजित होते हैं, पूरी तरह वियोजित होते हैं, यानी कितने वियोजित होते हैं 100% वियोजित हो जाते हैं। और 100% वियोजित हो जाते हैं, रेट ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कौन सा कंपाउंड कितने परसेंट आयनाइज हो सकता है, वो होती है उसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयनन की मात्रा। क्लियर, ठीक है बेटा। ये 100% आयनाइज हो जाते हैं तो इनके लिए अल्फा क्या आता है 100% ही आता है, यानी 100% मतलब 100/100 मतलब कितना 1। अरे 50% अपन बोलते हैं 50/100 यानी हाफ 1/2, यस और नो। वैसे ही 100% मतलब कितना 1 बेटा। क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो, और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, जो सबसे खास बात हमें ध्यान रखना है, इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर, मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड एक क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, ये हमें ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, ये ध्यान रखना। ये 3 केस इसमें आते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। मैंने क्या कहा था, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सिर्फ यहां तक बात की है। अब बात करेंगे उन एसिड और बेस में से भी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये सारे किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी आएंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे चैप्टर में कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप अलग अलग जगह ढूंढते फिरोगे कि ये तो पता चल गया ये एसिड है बेस है, लेकिन बच्चे को यही नहीं पता चला ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। आपको बेटा एक ही पेज पे सारे लिखा रहा हूं बेटा, कहीं पूरे चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। देखो बेटा, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात करूं तो एक तो ध्यान रखना HX, क्या कहा HX, यहां X का मतलब क्या है, X इक्वल टू क्लोरीन। क्या कहा मैंने, HX मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं HX है, तो X इक्वल टू यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेप्ट, क्या कहा एक्सेप्ट, इसको छोड़कर क्या HF, यानी HF को छोड़कर। बच्चा कहेगा सर क्यों, इसके साथ क्या दिक्कत है, तो ध्यान रखना, अरे एसिड का नेचर क्या होता है, H+ डोनेट करना। अगर H+ डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना, HCl, HBr, HI ये सब तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि इजीली H+ डोनेट कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन बच्चा कहेगा सर HF क्यों नहीं कर सकता, तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने से क्या इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, H+ यहां से रिलीज नहीं हो पाएगा, यानी H+ इजीली रिलीज नहीं कर सकता, तो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे क्या, नहीं बेटा। H+ डोनेट करना, एसिड का कैरेक्टर अगर इजीली डोनेट करता है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजीली डोनेट नहीं करता मतलब वो वीक है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। तो ध्यान रखना 3 तो ये आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में। क्लियर बेटा, ठीक है। फिर अपन क्या लिख सकते हैं इनमें बेटा, इनमें लिखेंगे अपन HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर जैसे अपन लिखेंगे H2SO4, या फिर जैसे अपन लिखेंगे H2SO5, या फिर जैसे अपन लिखेंगे HClO4, या फिर जैसे अपन लिखेंगे CF3COOH ETC। ये ध्यान रखना, CF3COOH ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। क्या कहा, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। जैसे नॉर्मल CH3COOH होता है वो तो क्या एसिटिक एसिड, 3 हाइड्रोजन का अगर 3 फ्लोरीन हो तो ये होता है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ये ध्यान रखना, ये किसमें आगे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल होते हैं। काम खत्म, क्लियर। तो बच्चों ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, यहां तक बात ठीक है। अब अपन बात करें बच्चों किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से होते हैं बच्चे को आइडिया होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिखेंगे, S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स। क्या कहा, S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स। S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन लिखे बेटा NaOH, KOH, RbOH, या फिर अपन लिखे जैसे COH, या फिर अपन लिखे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर जैसे अपन लिखे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। यस और नो, इस टाइप से क्या S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी फर्स्ट डे और सेकंड डे वाले। लेकिन बच्चा कहेगा सर इसमें 2-3 नाम गायब लग रहे हैं। बिल्कुल बेटा, 2-3 नाम इसमें गायब है। कौन से,
एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन कौन से होंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल बेटा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे बेटा। क्या कहा, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, लेकिन इनमें तीन का ध्यान रखना है, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये क्या होंगे वीक बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल नहीं होता। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो फिर से बात वही आ रही है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम की साइज इतनी कम होती है, साइज कम होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस वजह से क्या, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होने से क्या, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है तो ये इजीली OH- आयन रिलीज नहीं कर सकता, आसानी से OH- आयन नहीं त्याग सकता। त्याग तो सकता है, डोनेट तो कर सकता है, लेकिन इजीली नहीं कर सकता, इजीली नहीं कर सकता। तो इसे स्ट्रांग बोलना जरूरी है क्या, नहीं बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो ध्यान रखना, इन तीन को छोड़कर बाकी सारे एस ब्लॉक वाले क्या हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड। एस ब्लॉक वाले एलिमेंट के साथ OH लगा देना, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है OH जुड़ा होना, क्लियर। इन तीन को छोड़कर बाकी एस ब्लॉक वाले फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सभी क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होंगे, काम खत्म। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं सोल्ट। सर ये सोल्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना सोल्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना एसिड प्लस बेस। मैंने क्या कहा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। अपन चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन मतलब बेटा, सोल्ट के बारे में अभी तो कई कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ध्यान रखना, अभी तक जो हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें तो हमने डिस्कस किया था कि हमें एसिड को कैसे पहचानना, बेस को कैसे पहचानना है। जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन होता है वो क्या होगा, एसिड होगा। जिनके फॉर्मूले में OH होता है वो क्या होगा, बेस होगा। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल पहचान सकते हैं, लेकिन जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या OH ना हो वो क्या होता है, सोल्ट होता है बेटा, सोल्ट हो सकता है। और इसको श्योर करने के लिए आपको क्या करना है, एसिड और बेस रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो उस कंपाउंड की रिएक्शन वापस वाटर से करवा देना। वापस अगर एसिड और बेस बनता है इसका मतलब वो क्या है, हर हाल में सोल्ट है। मैंने क्या कहा, एसिड और बेस की रिएक्शन से हमेशा सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। अगर वो कंपाउंड आपको श्योर करना है कि वो सोल्ट है या नहीं है तो उसकी वाटर से रिएक्शन करवा देना। अगर वापस एसिड या बेस बने मतलब समझ जाना वो कंपाउंड हर हाल में सोल्ट है ही है। आइडिया तो कैसे लगाना है, अगर हाइड्रोजन नहीं है मतलब एसिड नहीं हो सकता, OH नहीं है मतलब बेस नहीं हो सकता, एसिड बेस कोई सा ही नहीं है मतलब सोल्ट हो सकता है, हो सकता है। कंफर्म करना है तो वाटर से रिएक्शन करवा लेना, वापस एसिड बेस बने तो हर हाल में 100% वो सोल्ट ही है बेटा। समझ में आ गया। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से आएंगे ध्यान रखना, जैसे मैं लिखूं NaCl या फिर अपन लिखे KCl या फिर जैसे अपन लिखे बेटा NaNO3 या फिर जैसे अपन लिखे KNO3 या फिर जैसे अपन लिखे Na2SO4 या फिर जैसे अपन लिखे बच्चों K2SO4 या फिर जैसे अपन लिखे HCOONA या फिर जैसे अपन लिखे CS3COONA या फिर जैसे अपन लिखे C6H5COONA या फिर जैसे अपन लिखे बेटा ZnSO4 या फिर जैसे अपन लिखे CuSO4, ठीक है बेटा। या फिर जैसे अपन लिखे NaCN या फिर जैसे अपन लिखे Na2CO3, इस टाइप से और भी कई सारे एग्जांपल हमें दे सकता है बच्चों। ध्यान रखना ये मोस्ट ऑफ द सारे एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं मेन जो हमारे बार बार काम आएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोल्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। कैसे बच्चों, आप देख सकते हो सोल्ट को पहचानने का तरीका, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है यानी क्या होगा, एसिड नहीं है, OH नहीं है मतलब बेस नहीं है मतलब सोल्ट हो सकता है। कंफर्म करने के लिए वाटर से रिएक्शन करवा दो, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। दो कंपाउंड की रिएक्शन का रूल क्या होता है, पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, आपस में रिएक्शन करवा दो बेटा। ओके, इसका पॉजिटिव क्या है Na प्लस, वाटर का नेगेटिव क्या OH माइनस, NaOH बन जाएगा, बेस है। इसका नेगेटिव क्या Cl माइनस, वाटर का पॉजिटिव क्या H प्लस, HCl यानी एसिड बन गया। अगर वाटर से रिएक्शन करे तो एसिड और बेस बनता नहीं बनता, बनता है बच्चों। इसका मतलब ये क्या होगा, हर हाल में सोल्ट है। KOH HCl NaOH HNO3 KOH HNO3 NaOH H2SO4 KOH H2SO4 फॉर्मिक एसिड NaOH, एस्टिक एसिड NaOH, बेंजोइक एसिड NaOH या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड H2SO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड H2SO4, NaOH और HCN NaOH H2CO3, ठीक है। या फिर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे एक एग्जांपल NH4Cl या फिर जैसे अपन लिखे Li3PO4, ये एग्जांपल भी अपने काम में आ सकते हैं बच्चों। ध्यान रखना, समझ में आ गया, यस और नो। या फिर एक एग्जांपल जैसे ZnS भी आप लिख सकते हो, जैसे ZnS, कई एग्जांपल अपने बार बार
काम आ सकते हैं। समझ में आया कैसे किया? यस और नो? तो ध्यान रखना बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक दिमाग में आइडिया सेट रखना मुझे कैसे करना है, क्या करना। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके लिए अल्फा क्या होता है, और मैं इतना लिखा देता, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट। ध्यान रखना बच्चा पेज पलटता रहता पूरे चैप्टर में, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आएगा, सोल्ट में कौन कौन आएगा, जो जो काम आएंगे सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा है। यहां तक समझ में आई? नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? फटाफट। फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की है जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है वो कौन कौन से होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बच्चों। क्लियर? चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, क्योंकि आगे के लिए जो आपको चैप्टर में क्वेश्चन अप्लाई करने हैं उनके लिए अल्फाबेट का काम करेगा। अगर आपको एबीसीडी अल्फाबेट ही नहीं आते तो आपको कहते बुक की रीडिंग लगा, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। यही स्टोरी इस चैप्टर में। क्लियर? चलो बेटा, तो पहला अपन क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा लिखते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। बच्चा सोचेगा इसका मतलब ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट नाम आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या होता है, आयंस में ब्रेक होने वाला। क्लियर? आयंस में ब्रेक होने वाला। अब आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी उसकी क्या है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी अपने आप होता है या जबरदस्ती करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसे स्ट्रॉन्ग या वीक बोला जाता है। कैसे? अरे सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है बेटा। अपने आप ब्रेक नहीं होता, कोई दूसरा उसे ब्रेक कर सकता है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो क्या कहेंगे, इसका मतलब अपने आप होता तो 100% हो सकता था, क्योंकि खुद ही वो चाहता है, लेकिन कोई दूसरा क्या करता है, ब्रेक करना चाहता है, तो 100% होगा क्या? तो पहली बात तो ये 100% आयंस में ब्रेक नहीं हो पाते बेटा, सीधी सी बात है। स्टूडेंट वाला केस है, स्टूडेंट का में पता स्टडी में अगर इंटरेस्ट है तो खुद ही पढ़ लेगा, अगर खुद का इंटरेस्ट है तो ही वो टॉप पर आ पाता है। हमेशा ध्यान रखो बेटा, आता नहीं आता, आ सकता है स्कोर 90 100% कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा उसका खुद का ही मन, अपन बोलते हैं ना पढ़ाई में ये वीक कमजोर है, क्यों? वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह है। दूसरा उसे जबरदस्ती पढ़ा रहा, टीचर और घर वाले लग रहे थपा थप लग रहे, उसके पूरे दिन उठते बैठते, वो पढ़ सकता है लेकिन कभी टॉपर आ सकता है क्या? 100% एफिशिएंसी दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसका खुद का मन नहीं है बेटा। समझ में आ गया? तो बनो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनो, वरना नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन जाओ। आ गया समझ में कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, बात खत्म, कुछ और कर लो। काम कर रहे हो तो अपनी 100% एफिशिएंसी से करो बेटा, जी जान लगा दो। तो मैंने क्या कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ब्रेक तो होगा लेकिन 100% आयनाइज नहीं हो सकता बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या करेंगे, 100% नहीं हो सकता मतलब कुछ पार्ट होता है, यानी क्या लिखेंगे, पार्शियली आयनाइज्ड इनटू आयंस, यानी आयंस में क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं बेटा। 100% आयंस में ब्रेक नहीं होते। अगर पार्शियली होते हैं, मैंने बोला है कुछ परसेंट है, पार्शियली का मतलब होता है कुछ पार्ट, कुछ परसेंट, यानी 100 से कम होना, 10%, 20, 50, 90 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 तो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इनके लिए अपन क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ आयनाइजेशन। क्या कहा, रेट ऑफ आयनाइजेशन, रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा। अल्फा क्या होता है इनके लिए बेटा, लेस देन 100% और लेस देन, और अपन क्या कह सकते हैं, लेस देन 1 होता है। इनके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा बेटा, लेस देन 100%, यानी 100 से कम होगा। 100 से कम होगा यानी 1 से कम होगा। ये ध्यान रखना, बेसिक बातें पूरे चैप्टर में बार बार हमारे काम आएगी। ओके ठीक है बेटा। एक अपन कहे अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे बेटा, तो ध्यान रखना, वीक एसिड। क्या कहा, वीक एसिड। एक क्या लिखेंगे बेटा, वीक बेस। क्या कहा, वीक एसिड, वीक बेस। एंड क्या लिखेंगे बेटा, वाटर। ध्यान रखना, क्या कहा, वीक एसिड, वीक बेस एंड वाटर। ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, समझ में आ गया, यस और नो? लेकिन मैंने क्या कहा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि बेटा वीक एसिड, वीक बेस। ये ध्यान रखना, वीक एसिड में भी कौन कौन से होते हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना बेटा। तो अपन बात करते हैं वीक एसिड,
कौन कौन से होते हैं, वीक एसिड में कौन कौन आते हैं समझना। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग में नहीं था, यानी स्ट्रॉन्ग का अपवाद था, एक्सेप्शन था, वो बेचारा वीक होगा नहीं होगा, वीक होगा बेटा। तो क्या करेंगे, उसमें अपन ने क्या लिखा था, HF एक्सेप्शन था बेटा। अरे बाकी तो HX क्या स्ट्रॉन्ग एसिड थे, लेकिन HF वाला क्या था, स्ट्रॉन्ग था क्या, नहीं, तो बेचारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये क्या है, वीक है बेटा। क्लियर। अब कंपैरिजन से याद रखो, जैसे अपन ने क्या कहा था, HNO3 स्ट्रॉन्ग था, तो अगर ऑक्सीजन उससे कम है तो क्या लिखेंगे, HNO2 वीक हो जाएगा। क्लियर। H2SO4 और H2SO5 है, SO4 SO5 वाले अगर स्ट्रॉन्ग थे तो उससे कंपेयर करते हुए लिख दो H2SO2 और H2SO3, वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। कंपैरिजन से याद रखना है बेटा। क्लियर। फिर अपन ने क्या लिखा था, HClO4 बस LO4 वाला स्ट्रॉन्ग है तो उससे कम वाला वीक हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, HClO2 या फिर HClO3, ये क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे बेटा। क्लियर। और फास्फोरस के अगर ऑक्सी एसिड की बात करें तो क्या लिखेंगे, H3PO2 H3PO3 या फिर H3PO4, ये भी क्या होंगे बेटा, वीक होते हैं। क्लियर। या फिर मैं लिखूं जैसे बोरिक एसिड की अपन बात करें, H3BO3, बोरिक एसिड भी क्या होता है, वीक होता है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर। या फिर जैसे अपन कहें ऑक्जेलिक एसिड, ये भी क्या होता है, वीक होता है। या फिर जैसे अपन बात करें कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो HCN या फिर फॉर्मिक एसिड, या फिर अपन क्या लिखे जैसे एसिटिक एसिड, या फिर अपन क्या लिखे जैसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये भी क्या होते हैं, वीक होते हैं। या फिर अपन लिखे जैसे H2S, या फिर जैसे अपन लिखे H2CO3, या फिर जैसे अपन लिखे H, क्या लिखेंगे, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड, ये ध्यान रखना, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड, ये सारे क्या होते हैं बेटा, वीक एसिड होते हैं। कोई सा रह गया क्या, HF HNO2 H2SO2 H2SO3 HCl HClO2 HClO3 H3PO3 PO2 PO4 PO3 HCN HCOOH CH3, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेटा, ये सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा अब बात करें वीक बेस कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखना वीक बेस में कौन कौन आते हैं, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग का एक्सेप्शन था, प्रबल का अपवाद था, वो बेचारा क्या होगा, वीक बेस होगा। तो सबसे पहले वो लिख दो लिथियम हाइड्रोक्साइड, और क्या लिखेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस और नो, वीक होंगे बेटा। और आपको क्या करना बेटा, खास कर ध्यान रखना, क्या लिखूंगा, ऑल P,D&F ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स, क्या कहा, ऑल P,D&F ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स, काम खत्म। अब आपको अलग से 100 एग्जाम्पल रखने की जरूरत नहीं है। अगर P ब्लॉक का है, D ब्लॉक का, F ब्लॉक का, देखते क्या कर देना, वीक बेस कर देना बेटा। आ गया समझ में। बस S ब्लॉक वाला स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है, 3 एक्सेप्शन को छोड़कर, उसका रीजन भी मैंने बताया। क्लियर, ठीक है बेटा। इनके अलावा 2-4 एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना बच्चों। कैसे, एक तो जैसे मैं करूं आपका एल्कोहल, ठीक है, अच्छा फील हो रहा होगा कुछ बच्चों को। एक ध्यान रखना बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक मैं लिखूं जैसे अमोनिया, एक मैं लिखूं जैसे एमीन में बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी आ जाएंगे, ये भी क्या होते हैं, वीक, ठीक है बेटा। एक मैं लिखूं जैसे एनिलीन, एक मैं लिखूं जैसे पिरिडीन, ये सभी क्या होते हैं बेटा, वीक बेस होते हैं। मेन एग्जांपल मैंने सारे लिखा दिए, ध्यान रखना बेटा। इसका रीजन क्या है, कैसे है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। अब वाटर में कौन कौन से आएंगे बेटा, ये भी लिखाने की जरूरत है क्या, नो बेटा, वाटर तो वाटर है। ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर वाटर यहाँ पर क्यों लिखाया, तो बच्चों आगे हम वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें इस बात को मैं प्रूफ करूंगा। क्या कि जब अपन कैलकुलेट करके देखेंगे तो वाटर के लिए जो अल्फा आता है वो आता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। मैंने क्या कहा, वाटर के लिए अल्फा कितना आएगा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अल्फा की वैल्यू इतनी कम है, अल्फा की वैल्यू इतनी कम है, अल्फा बहुत कम होना किसका करेक्टर है, वीक का करेक्टर है। तो ध्यान रखना, आगे जब वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें बेटा ये चीज काम आएगी। क्लियर, मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, आपको रिमाइंड करवाऊंगा बेटा। मैंने बोला था वाटर वीक में लिखाया था, तो ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में सेट रख लेना। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी दूसरे कंपाउंड को तो इजीली आयंस में ब्रेक कर देता है, लेकिन खुद इतनी आसानी से आयंस में ब्रेक नहीं होता बेटा। ध्यान रखना, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। और एक ट्रिक और जरूर ध्यान रखना बेटा, क्या, ये ट्रिक दिमाग में सेट रख लेना, बहुत हेल्प करेगी। बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है बेटा। क्या, ऑल एसिड्स, मैंने क्या कहा, ऑल एसिड्स ऑफ
कार्बन एंड फॉस्फोरस, क्या कहा, ऑल एसिड्स ऑफ कार्बन एंड फॉस्फोरस आर वीक एसिड, क्या कहा, ऑल एसिड्स ऑफ कार्बन एंड फॉस्फोरस आर वीक एसिड। ध्यान रखना, कार्बन और फॉस्फोरस के जो एसिड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे HCN हो गया, HCN हो, फॉर्मिक एसिड हो, बेंजिक, जैसे एस्टिक एसिड हो या बेंजोइक एसिड हो, सारे वीक, ऑक्जेलिक एसिड हो वीक होंगे। फॉस्फोरस की बात करें, H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये भी क्या होते हैं, वीक होते हैं बेटा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना, क्या बच्चे के दिमाग में, सर आपने कहा था सोल्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन एसिड और बेस से होता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। क्या कहा, बच्चा कहेगा सर आपने कहा था सोल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस से होता है। तो सर एसिड और बेस आपने कहा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो जो सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे वो कैसे होंगे, एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। तो ध्यान रखना, सोल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे बनने वाला सोल्ट जो होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा। यस और नो। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने सोल्ट लिखा था, नहीं लिखा था, लिखा था बेटा। तो एक पॉइंट दिमाग में सेट रखना, क्या, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, आगे अपन पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सभी मिलकर क्या करेंगे, सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने क्या कहा, सोल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे बनने वाला सोल्ट हमेशा क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, सोल्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, एसिड और बेस से आने वाले आयन से होता है। यानी सोल्ट के जो दो आयन होते हैं, केटायन और एनायन, एक एसिड से आता है एक बेस से आता है। जैसे NaCl आप देख सकते हो, Na+NaOH बेस से आता है, Cl- HCl एसिड से आता है। यस और नो। तो सोल्ट में जो दो आयन्स होते हैं, केटायन एनायन, वो अलग अलग कंपाउंड से आते हैं, अलग अलग कंपाउंड से आते हैं, यानी सोल्ट आयनिक कंपाउंड होता है, तो आसानी से आयन्स में वापस ब्रेक भी हो सकता है। और जो वापस इजीली आयन्स में ब्रेक हो सकता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। समझ में आया, यस और नो। तो ये जरूर ध्यान रखना, सोल्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे बनने वाला सोल्ट हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों, सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। यस और नो, ठीक है बेटा। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्या, सोल्ट, सोल्ट क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, इजिली आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। ध्यान रखना, ऑलवेज क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दो ट्रिक जो मैंने लिखाई है ये जरूर ध्यान रखना बेटा। क्या दिमाग में सेट रखना है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो ये अपने बात की है स्ट्रॉन्ग को, यानी एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब क्या होता है। अब ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सारे मैंने लिखा दिए, आपको अलग अलग पेज पलट के बार बार घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। ये कहां पर था, ये कहां पर था, वो कहां पर था। मैक्सिमम 99.9% जो क्वेश्चन पूछते हैं सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा है घुमा फिरा के। इस एक पेज पे आपको सब कुछ मिलेगा, सर ने कौन सा स्ट्रॉन्ग बताया, कौन सा वीक बताया, समझ में आ गया। तो ये दो लेक्चर अपने स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, बच्चे को आइडिया होना चाहिए। जब तक यही नहीं पता हो तो बच्चा आगे अप्लाई कर ही नहीं पाता क्वेश्चन में, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। चलो यहां तक कोई दिक्कत बोलो फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत बेटा जल्दी बोलो। दृष्टि, हर्ष, करीना, कुमकुम, फैसल, प्रेक्षा, प्रेम, ऋतु, ऋतुराज, गुजर, शाहरुख, विनय। चलो बेटा, चलो यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, ऋतु का मैसेज आएगा, सर जिन सोल्ट्स का पीपीटी आता है वो सोल्ट कैसे होंगे। बेटा मैंने क्या कहा, पीपीटी अपन स्टेबल फॉर्म मानी जाती है, वो तो स्टेबल फॉर्म मानते हैं, बाकी नॉर्मल जो सोल्ट होता है वो तो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, क्लियर। पीपीटी वाले स्पेशल कंडीशन बोलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस है बेटा। बाकी कुछ नहीं बोले तो सोल्ट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसिडर होगा, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है बेटा, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना इस चीज को, आ गया समझ में, क्लियर। यहां तक बात ठीक है बेटा। चलो बेटा आगे अपन बात करेंगे इसके एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक। यहां तक अच्छे से रिवाइज करना है, ये दो लेक्चर बेटा, इसमें सारी चीजें मैंने बताई है, क्लियर। बाकी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज करना अच्छे से, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ओके, बाय।